हेलो लर्नर्स, आज से मैं जो आप लोगों को 2025 यानी 12 क्लास के एग्ज़ाम के लिए जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, जो 2025 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम, उसके में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था पॉलिटिकल साइंस का, आज से मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप वहां से कनेक्ट होकर मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, एक क्वेश्चन जो है भूमंडलीय या वैश्वीकरण के स्वरूप की विवेचना कीजिए। ठीक है, आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करके रख सकते हैं। ये 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट है तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो वैश्वीकरण की प्रकृति यानी नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण, ये वैश्वीकरण होता क्या है या भूमंडलीकरण? भूमंडलीकरण माने हुआ कि जो इस पृथ्वी पर बसे सभी देशों को मिलाकर, सभी देशों को सहायता करने के लिए, सभी देशों को किसी भी समस्याओं में उनकी मदद करने के लिए, उनको हर तरीके से एक अच्छा सुविधा मुहैया कराने के लिए जो संस्था काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का अर्थ हुआ कि जो पूरा देश है, इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, सभी में एक रूपता समानता लाने का प्रयास किया गया है, उसी को भूमंडलीकरण बोला गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि वैश्वीकरण की प्रकृति क्या होती है। तो वैश्वीकरण को नियंत्रित करने की मुख्य 3 संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं निम्नलिखित है: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 2 नंबर विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, और विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्थाएं लंबे समय से प्रमुख वैश्विक आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बनी हुई है, लेकिन ये संस्थाएं अपने अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकी है, बल्कि ये संस्थाएं सरकारी वित्तीय संस्थाओं की जिम्मेदारी पर खरी नहीं उतर सकी है। उपयुक्त 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं वित्त, वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रियों के साथ ठोस परिणाम देने में प्रभावपूर्ण साबित नहीं हो सकी है। वैश्वीकरण का लाभ सभी देशों को तभी मिल सकता है जब इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने एवं इसके नीति निर्धारण में सभी देशों का मत हो। वैश्वीकरण की संस्थाएं 4 स्तंभों पर टिकी हुई है: वित्तीय संयम, उसके बाद निजीकरण, उदारीकरण, विदेशी विनियोग। चलिए 1 नंबर देख लीजिए, वित्तीय संयम। यानी वित्तीय संयम के नाम से वैश्वीकरण का उद्देश्य समाजवादी अथवा कल्याणकारी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अथवा बाजार अर्थव्यवस्था के बीच अंतर को स्पष्ट करना है। ऐसी स्थिति में समाज के कमज़ोर वर्गों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बुढ़ापे की सुरक्षा आदि के लिए भी सरकार द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इन सारे क्षेत्रों में किया जाने वाला खर्च अनुत्पादक खर्च माना जाता है। आगे देख लीजिए, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। सरकार को इन क्षेत्रों में शक्ति एवं उद्योगों की स्थापना नहीं करनी चाहिए और न तो इसे किसी प्रकार का व्यवसाय ही करना चाहिए। इसके लिए यह तर्क दिया जाता है कि निजी क्षेत्र व्यापार एवं सेवा के क्षेत्र में अधिक क्षमतापूर्ण कार्य करता है। इन कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक ने जोरदार तरीके से निजीकरण की वकालत की है, लेकिन निजीकरण प्रायः आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा है। यह नए रोजगार के सृजन के बदले पुराने रोजगार को बर्बाद करता है। निजीकरण के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें इतनी अधिक बढ़ जाती है जो गरीब लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है। इसके अलावा निजीकरण के कारण
शहरी क्षेत्रों में हिंसा, आंदोलन, सामाजिक एवं राजनीतिक अशांति, रोजगार की सुरक्षा का अभाव आदि की स्थिति देखने को मिलती है। उदारवाद का आशय वित्तीय एवं पूंजी बाजार तथा व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप का अभाव है। 1990 के दशक के वित्तीय संकट के कारण उदारीकरण की नीति को प्रश्रय दिया गया है। पश्चिमी देशों ने उन उत्पादों के लिए व्यापार उदारीकरण की नीति अपनाई जिन्हें वे निर्यात करते थे, जबकि उन क्षेत्रों में संरक्षण की नीति का अवलंबन किया जिसमें उसे बाह्य प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इन प्रतियोगिता के कारण उन देशों की अर्थव्यवस्था को खतरा था। विकसित देशों द्वारा अपनाया गया यह दोहरा स्तर तक पाखंड है। वित्तीय बाजार उदारीकरण से अधिक समस्याग्रस्त है। विदेशी विनियोग यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी विनियोग वैश्वीकरण में एक प्रमुख भूमिका अदा करता है। निजीकरण, उदारीकरण एवं स्थिरता आदि मिलकर व्यापक स्तर पर विदेशी विनियोग को आकर्षित करने के लिए एक वातावरण तैयार करते हैं। विदेशी विनियोग विदेशी पूंजी, तकनीकी ज्ञान एवं देशी बाजार में पहुंच के माध्यम से विकास को बढ़ावा देता है। यह नए रोजगार का संभावनाएं भी उत्पन्न करता है। इन बातों को याद रखना चाहिए कि प्रत्येक देश एक दूसरे से भिन्न होता है और इन कारण के सारे स्तंभ सभी देशों के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। अतः सारे विदेशों को यह आज़ादी मिलनी चाहिए कि वे अपना विकल्प चुन सके। चीन ने वैश्वीकरण के संदर्भ में एक आकर्षक विकल्प को चुना एवं उसे आश्चर्यजनक तरीके से सफलता मिली, जबकि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में दूसरे देशों की आय में काफ़ी कमी आई। निष्कर्ष यानी वैश्वीकरण में विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है, क्योंकि व्यापार देश की सीमाओं में न बंधकर लाभ की दशाओं का दोहन करने की दशा में अग्रसर होता है। इस उद्देश्यों से विश्व का सूचना एवं परिवहन साधनों के माध्यम से एकाकार हो जाना वैश्वीकरण है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहे, मैं लगातार इसी तरह आपको एक क्वेश्चन को डिस्कस करते रहूँगा। अगर आपको PDF चाहिए तो ये जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से मेरे से कनेक्ट होइए। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।